ए मोस्ट भी आई है, ठीक है। अगर आपको याद है तो रिवीजन होगा, ध्यान से देखना है, ठीक है, सुनना है केवल, एंड नहीं याद है तो भाई याद होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो निवास स्थान पूछ रहा है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, याद हो गया होगा पहला, ऑफ कोर्स। दूसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं कह रहा है, ध्यान से। तो इसमें मेघदूत नहीं है, बाकी ये तीनों उन्होंने ही लिख रखा है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, वेड़ी संसार, पद्मावती, मेघनाथ वध, तो ये सब उन्होंने लिख रखा था, ठीक है। अगला 3 नंबर का सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के? भारतेंदु युग के रचनाकार थे। 4 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, 100 अजान एक सुजान लिखा था उन्होंने, ठीक ना। अगला है 5 नंबर का सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति, ये तो आपको पता है, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना और सुनना, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो सृष्टि ही गूंगी प्रतीत होती। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं, आपको अच्छे से याद है। और 7 नंबर का सवाल है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। किसी से आप बात कह देते हो तो मन लगता है हल्का हो गया, वरना ऐसे भाई ना, पता है ना आपको कि कहने का बहुत मन करता है किसी से। रविंद्र क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक, ठीक है। कितना? 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी मार लेना यार, 16 वर्ष तक, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगला सवाल है 9 नंबर का, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो 9 का ऑप्शन ए वेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? वेन जॉनसन ने बात कही थी। 10 नंबर, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होनी चाहिए? तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए। एडिशन ने बात कही थी कि 2 लोगों के बीच में अगर बातचीत होती है तो वो अच्छा होता है, ठीक है, मतलब पर्सनल बातचीत चलती है। प्राय जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? तो जमाने की शिकायत बुजुर्ग लोग करते हैं, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, बुजुर्ग लोग, ठीक है। अगला 12 नंबर का सवाल है, कहाँ की बात निराली है? यहाँ पर कहाँ की बात है, तो कहाँ की बात निराली है? तो चंडू खाने की जो बातें होती थी ना, वो बहुत निराली हुआ करती थी। अगला है 13 नंबर का सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है, बात करने की एक कला है। 14 नंबर का सवाल है, निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है? निबंध में काव्य से बना शब्द कौन सा आया है? तो काव्य कला आया है, काव्य कला, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 15 नंबर का सवाल, परमार्थ का अर्थ बतलाना है आपको। परमार्थ, तो परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है? उत्कृष्ट वस्तु। 16 नंबर, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार बताना है आपको। 16 का ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत को, उसके निबंध को भी बताया है उन्होंने। अगला 17 नंबर का सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? या बजट नहीं है, भक्त है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 17 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, 23 जून 1844, 23 जून 1844। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला 19 नंबर का सवाल है, बालकृष्ण भट्ट कितने मोटे मोटे निबंध लिखे थे? कितने लिखे थे? तो 1000 के लगभग, 1000 लिखे थे, ठीक है। 20 नंबर का सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताना है। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताना है, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ये तीनों ना, ये तीनों इन्होंने ही लिख रखा है, तो अच्छे से देख लो, जैसा काम वैसा परिणाम। ए नई रोशनी और आचार विखंडन, ठीक है। अगला 21 नंबर का सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। अगला सवाल, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर तो बालकृष्ण भट्ट ने लिख रखा था, बालकृष्ण भट्ट ने लिख रखा था। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो वे थे आधुनिक काल के। यहाँ पर गलत हो गया, मिस्टेक से आधुनिक काल याद रखिएगा, आधुनिक, आधुनिक काल के, ठीक है मेरे भाई। अगला 24 नंबर का सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण भट्ट क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण भट्ट एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। और 25 नंबर का सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो यह मम्मी ने उनकी जगाई थी, माता पार्वती ने, माता पार्वती ने, जो कि उनकी माता जी थी, ठीक है। अगला सवाल है 26 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? ये देखो 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट एक महाकाव्यकार नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, ठीक है, तो काव्यकार नहीं थे।
अगला 27 नंबर का सवाल है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। यह बात किसने लिखी है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है तो किसने लिखी है मेरे भाई? तो रघुवीर सहाय ने यह बात लिखी है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 28 नंबर का, थोड़ा साउंड को इग्नोर करना। बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन से सभी साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन से साथी साहित्यकार थे, मतलब दोस्त आप कह सकते हो। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों लोग थे, ए बी नहीं मान लो, दो गो, ठीक है, दो गो ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। अगला है 29 नंबर का सवाल, चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या होता है? चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने में लगी हुई मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। और अगला 30 नंबर का सवाल है कि चश्मनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? चश्मनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका, हरे भरे बागों का इलाका। अब दूसरा चैप्टर में हम लोग इंटर करने वाले हैं मेरे भाई। तो सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? जो राइफल था ना लाना सिंह का, उसका नंबर कितना था? 77 नंबर था, 77। तेरी कुड़माई हो गई, एक कहानी किसका है, मतलब किससे संबंध रखता है? तो उसने कहा था चैप्टर से, उसी चैप्टर में बात किया गया है। अगला सवाल है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है? तो किस चैप्टर में यह उक्ति आई है? उसने कहा था कि अंदर ये बात कही गई है। अगला है 4 नंबर का सवाल, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। तो गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम थे, देखो ये तीनों थे, कछुआ धर्म डिंगल मरेसी मोई उठाव पुराड़ी हिंदी और देवनाम प्रिय, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सभी हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर का, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? तो देखो, प्रचार विद्या इतिहास पर भी, पुरातत्व भाषा विज्ञान पर भी, सामयिक विषय पर भी, तो इनमें सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 6 नंबर का, गुलेरी जी ने किन पत्रिका का संपादन किया था? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए, समालोचन काशीनगरी प्रचारिणी पत्रिका का। और 7 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था ये जो है वह एक चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान। उसने कहानी थी, कहानी की जो विशेषता है ना वह क्या है? तो इसकी विशेषता है सभी युद्ध के बारे में, दिव्य प्रेम कहानी के बारे में, प्रेम और बलिदान के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है आपको। तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम देखो, तीनों है, सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्ध का काटा, तीनों उन्होंने लिख रखा है। तो सभी हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, सभी। 10 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1915 जून में। कब? जून 1915 में हुई थी प्रकाशित। और अगला सवाल है 11 नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मूल निवास स्थान था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। गुलेर गांव का नाम था, कांगड़ा जिला का नाम था, हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम था। 12 नंबर का सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 में। 12 सितंबर 1922 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर मध्य प्रदेश में, जयपुर मध्य प्रदेश में। और 14 नंबर का सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी कौन से वर्ष में यह चीज़ें लिखी गई थी? तो 1915 में, आपको तो पता ही है, ऊपर भी किया हम लोगों ने। अगला सवाल है 15 नंबर का सवाल, उसने कहा था कहानी शीर्षक के रचयिता कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिख रखा है भाई चैप्टर को। अगला सवाल है तुम्हारा, उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो 16 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, आषाढ़ का नाम आया है, आषाढ़ का, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर का, ठीक है मेरे भाई। गनीम शब्द का अर्थ लिखना है आपको। गनीम, गनीम शब्द का अर्थ होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। और 18 नंबर का सवाल है कि परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, वाक्य की प्रकृति आपको बताना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, संयुक्त, संयुक्त होगा। 19 नंबर का सवाल है कि नमक शब्द का विशेषता बताना है। नमक शब्द की विशेषता होती है नमकीन, नमक से नमकीन बनता है भाई। अगला, सूबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कार्य दिया था? सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा की कार्य दिया था, ठीक है। अगला सवाल, लहना सिंह के मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह ने अपनी मृत्यु को गले क्यों लगाया? तो सूबेदारनी के बात रखने के लिए, यानी उसके बेटे और पति को बचाने के लिए, ठीक ना। अगला सवाल है 22 नंबर का, खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था? खाई की बात कर रहे हैं, तो 70 लोगों ने हमला किया था, 70 लोगों ने। 23 नंबर का सवाल है कि लहना सिंह सूबेदार के वापस बुलाने के
लिए किसे भेजता है? तो वापस बुलाने के लिए उसे भेजता है वजीरा सिंह को, ठीक ना, वजीरा सिंह को। अगला 24 नंबर का सवाल है कि लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने जाते हैं? यहाँ पर लप्टन साहब है, ठीक है, यहाँ पर सिंह है। तो 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा, ठीक है, जगाधरी को। किसको? जगाधरी को। अगला 25 नंबर का सवाल है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ने के लिए कहते हैं? मतलब कितने लोगों को छोड़ने के लिए कहता है? तो 10 लोगों को कहता है। और अगला सवाल है तुम्हारा कि लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? तो लहना सिंह अपना कंबल जो है ना वो लप्टन साहब को उड़ाता है। किसे उड़ाता है? लप्टन साहब को। अगला सवाल है तुम्हारा 27 नंबर का, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार क्या प्रश्न पूछा था लड़की से? तेरी कुड़माई हो गई है या तेरी शादी हो गई है? तेरी कुड़माई हो गई है, बी नंबर का ऑप्शन सही, यानी तेरी सगाई हो गई है, कुड़माई का अर्थ होता है। अगला सवाल, लहना और लड़की कहाँ मिले थे? लहना और लड़की जो थे ना वो अक्सर कहाँ मिलते थे? दुकान पे मिलते थे। तो 28 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेर जी की नहीं है? गुलेर जी की नहीं है तो पूरब की रात, गुलेर जी की नहीं है तो ऑप्शन यही सही होगा, डी नंबर का, बाकी सब तो है ही। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? दिन पूछ रहा है, तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था, ए नंबर का ऑप्शन सही है। दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसमें बताना आपको संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। क्या है? भाषण है। बस आपको सुनना है मेरे भाई, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इस पाठ के रचनाकार कौन है? इस पाठ मतलब संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो थी ना लोकनायक के नाम से जानती थी, यानी लोगों का हीरो, ठीक है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। अगला सवाल 5 नंबर का, जयप्रकाश की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में दी गई थी, 1998 में। अगला सवाल, जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश के बचपन का नाम बाउल था, ये तो आपको पता ही है। और अगला सवाल 8 नंबर का है कि जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका नई पीढ़ी के हाथों में। नई पीढ़ी यानी कि जो युवा लोग आ रहे हैं उनके हाथों में होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी 1974 में। और जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र से यहाँ रुके थे? मतलब किस मित्र के यहाँ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 11 नंबर का, यार बहुत देर से बोल रहे हैं। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। और अगला सवाल है 13 नंबर का, जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश के पिता का नाम सूरदयाल था। और अगला सवाल है 14, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। मट्टी की मूर्ति किसकी रचना है? मट्टी की मूर्ति किसने लिख रखा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। जयप्रकाश ने किस साल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था 1974 में। किस साल? 1974 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। याद रखना अच्छे तरीके से, 1952। अगला सवाल 19 नंबर का, किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो सवाल ऊपर भी हम लोगों ने करा था, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। अगला सवाल है 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर, ठीक है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला सवाल है 22 नंबर का, जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? तो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान। अगला सवाल, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में। विलिंगटन नर्सिंग होम, अच्छे से याद रख लेना। फ्री प्रेस के मालिक कौन था? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद गोस्वामी। सदानंद गोस्वामी।
अगला सवाल है 25 नंबर का। किसने कहा था अभी ना जाने कितने दूर इस देश की जनता को जाना है? यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अब फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो मैला आंचल, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल 27 नंबर का है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो आईएससी की परीक्षा उन्होंने बिहार विद्यापीठ ले की थी। और अगला 28 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश की मार्क्सवादी कब बने थे? जो जयप्रकाश जी ने वो मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। और 29 नंबर का सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा ईश्वर अय्यर ने दिया था। गलती है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया आप लोग यार। जयप्रकाश ने दिया था। किसने? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और उस चैप्टर को लिखा भी है, वो भाषण भी है, तो आपको सब याद हो गया होगा। अगला चैप्टर हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, यानी किस विधा से संबंध रखता है? तो निबंध है, या एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इस पाठ के लेखक कौन है, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और 3 नंबर का सवाल है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। अगला 4 नंबर का सवाल है कि अर्धनारीश्वर किस युग से संबंध रखता है? किस युग से? नारी और पुरुष दोनों से। गुण से पूछ रहा है, सॉरी, तो किस गुण से? तो नारी और पुरुष दोनों का गुण, इसलिए अर्धनारीश्वर कहा गया, आधा नर आधा पुरुष। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी हुंकार। कौन थी? हुंकार। 5 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होना चाहिए मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। तो थी प्राणभंग। कौन थी? प्राणभंग, ठीक है। अगला 6 नंबर का सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस तरह का रूप है? तो यह कल्पित रूप है। किस तरह का? कल्पित रूप है। 7 नंबर का, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में। 23 सितंबर 1908 में। 8 नंबर का सवाल है तुम्हारा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्र सहोदर में। छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। 9 नंबर का सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति? तो 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा है ए, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। अगला सवाल है, संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति की 4 अध्याय, तो यह आचार्य सीतारमन चतुर्वेदी की है, ठीक है। सीताराम चतुर्वेदी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। क्या है? भावना, ठीक है। अगला 12 नंबर का सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका है, यानी यह बात किसने कहा है? तो प्रेमचंद्र ने कहा था यह बात। और 13 नंबर का सवाल है कि किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी? तो यह किसने की थी? गांधी जी ने बात कही थी, है ना। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो महात्मा गांधी ने नारीत्व की साधना किया था। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में हुई थी। ये तो आसान सा सवाल था। अगला 15 नंबर का सवाल है कि बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा आशीर्वाद दे दिया था? तो आशीर्वाद दिया था भिक्षुड़ी होने का, भिक्षुड़ी, ठीक है। और 16 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं कह रहा है तो रस्ती, है ना, रस्सिम रहती नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रेमचंद जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो वह हो जाती है राक्षसी। ऊपर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा है, तो घुमा के पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं कह रहा है तो परशुराम की परीक्षा, बाकी ये तीनों उन्होंने लिख रखा है। अगला सवाल है 19 नंबर का, गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? तो गांधी जी, ये बताना है यार, ठीक है। तो गांधी जी कौन थे? यहाँ पर गंधारी है, सॉरी, गंधारी। गंधारी अर्जुन की माँ थी ना, दुर्योधन की माँ थी ना, गंधारी, ठीक है। गंधारी, ठीक है। गंधारी किसकी माँ थी? कुंती अर्जुन की माँ थी, गंधारी दुर्योधन की माँ थी, याद रख लेना, ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। आधा आधा अंग के बारे में बात किया गया है। और प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे मेरे भाई? प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। और अगला 22 नंबर का सवाल है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के कवि थे। और अगला सवाल 23 नंबर का, दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था या दिया गया था, बोल सकते हो? तो उर्वशी के लिए, उर्वशी। अगला, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति
कुरुक्षेत्र। आई होप कि आपको ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बाकी आपको पता है।